हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कल का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या देखने को मिला, कल के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, जिसके साथ ही लास्ट वीक के डायनामाइट शो यानी कि सैटरडे नाइट डायनामाइट शो की भी व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। हम जानने वाले हैं कि इस वीक की AEW के टॉप 5 रैंकिंग्स क्या है, इस वीक इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर केनी ओमेगा के स्टोरी लाइन के अंदर क्या हुआ, और कैसे डीन एम्ब्रोज के बैड टर्म्स के ऊपर WWE छोड़ने के बाद भी WWE जॉन मॉक्सली की मदद करना चाहती थी। तो गाइस ये सभी न्यूज, रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की। और गाइस मैं यहाँ पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि हम सबसे पहले जानने वाले हैं कि लास्ट वीक के सैटरडे नाइट डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, और उसके बाद हम जानने वाले हैं कि इस वीक के रेगुलर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस लास्ट वीक के डायनामाइट शो यानी कि सैटरडे नाइट डायनामाइट, जहां पर हमें जंगल बॉय केनी ओमेगा के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दिए थे, तो उस शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 12 से 13% ज्यादा बढ़ी है। और सैटरडे नाइट डायनामाइट शो को जो व्यूअरशिप मिली है वो है 649 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW के सैटरडे नाइट डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के मुकाबले काफी अच्छी व्यूअरशिप है, क्योंकि इसके पहले AEW के डायनामाइट शो की तो व्यूअरशिप कम ही आ रही थी, पर मुझे लगता है कि ये व्यूअरशिप लास्ट ईयर हुए सैटरडे नाइट डायनामाइट शो से भी काफी ज्यादा है। जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन जहां तक बात है इस वीक के डायनामाइट शो की, तो गाइस इस वीक AEW का डायनामाइट शो उनके रेगुलर टाइम यानी कि वेडनेसडे नाइट के ऊपर आया है, और वेडनेसडे नाइट के ऊपर आने की वजह से इस वीक AEW की व्यूअरशिप में काफी तगड़ा जंप आया है। और लास्ट वीक के सैटरडे नाइट डायनामाइट शो के मुकाबले इस वीक AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 39% ज्यादा बढ़ी है। और इस वीक जो AEW डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 883 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW की व्यूअरशिप के अंदर काफी तगड़ा जंप है। और कहना पड़ेगा कि दोबारा से अपने नॉर्मल टाइम स्लॉट के ऊपर रिटर्न करने के बाद AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी अच्छी तरीके से बढ़ी है। और मैं तो यही देखना चाहता हूँ कि AEW की व्यूअरशिप कंसिस्टेंटली 1 मिलियन के ऊपर कब आती है। पर AEW की व्यूअरशिप इतनी ज्यादा बढ़ने के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW हर वीक अपने कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकालते हैं, और यहाँ पर हर एक डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अनुसार आगे चलकर कोई भी रेसलर उस डिवीजन के टॉप टाइटल के लिए चैलेंज कर सकता है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW की विमेंस डिवीजन से, तो गाइज इस वीक AEW की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है हिकारू शिडा, नंबर 4 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर, नंबर 3 पर आती है थंडर रोजा, नंबर 2 पर आती है टाई कॉन्टी, और नंबर 1 पर आती है नायला रोज, और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। पर जहां तक बात है AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज, नंबर 4 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 3 पर आते हैं FTR, नंबर 2 पर आते हैं द अक्लेम्ड, और नंबर 1 पर आते हैं वार्सिटी ब्लॉन्ड्स, और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। लेकिन जहां तक बात है AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइस फिलहाल में AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं मैट सैडल, नंबर 4 पर आते हैं जंगल बॉय, नंबर 3 पर आते हैं डार्बी एलन, नंबर 2 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी, और नंबर 1 पर आते हैं एडम पेज, और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन मीरो और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और यही है इस वीक की AEW की हर एक डिवीजन की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि गाइस फिलहाल में AEW के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर ऑलमोस्ट सभी ऐसे रेसलर्स है जिन्होंने AEW कंपनी के अंदर अपना नाम कमाया है, यानी कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स नहीं है, जो देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या देखने को मिला है। तो गाइज अगर आपने हमारी कल की ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि कल के AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर हमें MJF और सैमी गवेरा का एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला था, जो मैच MJF ने जीत लिया था। और इसके साथ ही इस वीक का AEW का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया था। पर इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद भी हमें डायनामाइट शो के ऊपर कुछ चीजें देखने को मिली है। और कल कोडी रोड्स का बर्थडे था, इसीलिए कल डायनामाइट शो खत्म होने के बाद यहाँ पर कोडी रोड्स क्राउड को एड्रेस करने के लिए आए थे, और यहाँ पर आकर कोडी रोड्स टोनी खान और क्राउड को थैंक यू कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर द डार्क ऑर्डर भी आ गई, जो यहाँ पर कोडी रोड्स का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, पर यहाँ पर कोडी रोड्स अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाए इससे पहले ही यहाँ पर क्यूटी मार्शल अपनी फैक्शन द फैक्ट्री के साथ आ गए, और यहाँ पर आकर क्यूटी मार्शल कोडी रोड्स की बेइज्जती करने लगे। और ये देखकर कोडी रोड्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, और कोडी रोड्स ने क्यूटी मार्शल के ऊपर अटैक कर दिया, और क्यूटी मार्शल तो यहाँ से भाग गए। पर क्यूटी मार्शल की द फैक्ट्री फैक्शन के आयरन सोलो यहाँ पर डार्क ऑर्डर के चंगुल में फंस गए,
और यहाँ पर द डार्क ऑर्डर ने आयरन सोलो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, जहाँ पर हमें -1 भी आयरन सोलो के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए। और फाइनली द डार्क ऑर्डर ने कोडी रोड्स का बर्थडे केक आयरन सोलो के मुंह के ऊपर फेंक मारा, जो चीजें हमें इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ ईयर जाने के बाद देखने को मिली है। और यहाँ पर कहना पड़ेगा कि AEW ने कोडी रोड्स का बर्थडे काफी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया है। और रेसलिंग कंपनियों के अंदर ऐसी बहुत सारी फनी चीजें होती है जो कि हमें कोई भी शो ऑफ ईयर जाने के बाद देखने को मिलती है, पर मोस्टली ये चीजें टीवी पर टेलीकास्ट नहीं होती, इसीलिए टीवी पर देख रहे फैंस तो ये मजा मिस कर देते हैं। पर कोई भी शो लाइव देखने के लिए गए हुए ये फैंस इसका पूरा का पूरा मजा उठाते हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर क्या हुआ। पर अगर आपको नहीं पता कि हम इम्पैक्ट रेसलिंग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस फिलहाल में AEW कंपनी और इम्पैक्ट रेसलिंग ये दोनों ही कंपनियां एक पार्टनरशिप के अंदर काम कर रही है। और इसी के चलते फिलहाल में केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है और केनी ओमेगा एक AEW सुपरस्टार है। इसीलिए मैं फिलहाल में इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर चल रहे हुए केनी ओमेगा के स्टोरी लाइन के ऊपर नजर रख रहा हूँ, और मैं आपको हर वीक बताता हूँ कि इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर केनी ओमेगा के स्टोरी लाइन के अंदर क्या हुआ। और जहां तक बात है इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो की, तो गाइस इस वीक इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर केनी ओमेगा एक 6 मैन टैग टीम मैच में इन्वॉल्व थे, जहां पर केनी ओमेगा की टीम में गुड ब्रदर्स थे और उनके अपोनेंट टीम में मोस, सैमी कैलिहन और क्रिस सेबियन थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इम्पैक्ट रेसलिंग के हिसाब से ये मैच भी एक काफी बढ़िया मैच था। पर इस मैच में हम देख रहे थे कि फेस साइड की टीम के अंदर यानी कि सैमी कैलिहन, मोस और क्रिस सेबियन की टीम के अंदर किसी की भी एक दूसरे के बीच में नहीं बन रही थी, और इसीलिए फाइनली गुस्सा होकर मूस ये मैच छोड़कर चले गए। और जब मूस ये मैच छोड़कर जा रहे थे, तब टॉमी ड्रीमर अपनी टीम का एक बंदा कम होते हुए देखकर मूस से बातें करने के लिए यहाँ पर आए, पर डॉन कैलिस ने टॉमी ड्रीमर को मूस के ऊपर ढकेल दिया, जिससे मूस को लगा कि टॉमी ड्रीमर मूस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और इसी वजह से मूस ने टॉमी ड्रीमर के ऊपर अटैक किया। और ये अटैक रोकने के लिए क्रिस सेबियन ने मूस के ऊपर अटैक किया, जिसके चलते मूस इस मैच से आउट हो गए। और फाइनली जब क्रिस सेबियन रिंग के अंदर आए, तब क्रिस सेबियन के ऊपर अपना फिनिशर मैजिक किलर लगाकर और सैमी कैलिहन के ऊपर अपना फिनिशर वी ट्रिगर लगाकर यहाँ पर क्रिस सेबियन को पिन कर गुड ब्रदर्स ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जिससे कहना पड़ेगा कि केनी ओमेगा ने इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर एक और बहुत ही बड़ा मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या केनी ओमेगा के ये मैच जीतने के बाद डॉन कैलिस को इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर अपनी पोजीशन वापस मिलती है या नहीं, क्योंकि फिलहाल में डॉन कैलिस को इम्पैक्ट रेसलिंग की एग्जीक्यूटिव पोजीशन से निकाल दिया गया है। और क्या डॉन कैलिस अपने इस पोजीशन के ऊपर वापस आ पाते हैं या नहीं, ये तो हम इम्पैक्ट रेसलिंग के अगले शोज के अंदर ही जानने को मिलेगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की। पर गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको टीवी शोज, वेब सीरीज और मूवीज देखना पसंद है, और अगर आप मूवीज, टीवी शोज और वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करते हैं, तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे नए चैनल के ऊपर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे नए चैनल यानी कि वेब हिंदी के ऊपर इसी तरीके के एक्सप्लेनेशन लाने वाले हैं। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि डीन एम्ब्रोज एके जॉन मॉक्सली के WWE कंपनी छोड़ने के बाद भी WWE किस तरीके से जॉन मॉक्सली का ख्याल रख रही थी। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जॉन मॉक्सली के WWE के आखिरी दिनों के अंदर जॉन मॉक्सली के साथ WWE कंपनी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, और इसीलिए जॉन मॉक्सली ने WWE कंपनी छोड़ दी। और जब जॉन मॉक्सली ने WWE कंपनी छोड़ी थी, तब जॉन मॉक्सली और WWE ये दोनों ही बहुत ही बैड टर्म्स के ऊपर थे। पर WWE कंपनी छोड़ने के बाद जॉन मॉक्सली AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, और WWE कंपनी छोड़ने के बाद जॉन मॉक्सली को अपने एल्बो की सर्जरी भी करवानी पड़ी थी, क्योंकि जॉन मॉक्सली WWE में थे तब से इंजर्ड थे, पर उन्हें अपनी इंजरी की सर्जरी करवाने के लिए टाइम नहीं मिला था। और हाल ही में अपने ओरल सेशन पॉडकास्ट के अंदर बात करते हुए जॉन मॉक्सली की वाइफ रेने यंग ने बताया कि कैसे जॉन मॉक्सली की WWE छोड़कर जाने के बाद भी हंटर यानी कि ट्रिपल एच रेने यंग के पास आते थे, और ट्रिपल एच रेने से पूछते थे कि फिलहाल में जॉन मॉक्सली की हालत कैसी है, और अगर जॉन मॉक्सली को किसी मदद की जरूरत है तो ट्रिपल एच और WWE कंपनी जॉन मॉक्सली की मदद करने के लिए तैयार है। जो बातें हाल ही में रेने यंग ने अपने लेटेस्ट ओरल सेशन पॉडकास्ट के अंदर रिवील की है, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से WWE कंपनी छोड़ने के बाद भी WWE यानी कि ट्रिपल एच जॉन मॉक्सली का ख्याल रख रहे थे, और अगर जॉन मॉक्सली को जरूरत होती तो ट्रिपल एच अपनी तरफ से और WWE की तरफ से जॉन मॉक्सली की हेल्प करने के लिए भी रेडी थे। जो ट्रिपल एच का जेस्चर मुझे काफी काइंड लगा है, पर पता नहीं अगर यहाँ पर विंस मैकमैन होते तो क्या करते। लेकिन गाइस इस स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ट्रिपल एच मेरे ऑल टाइम फेवरेट सुपरस्टार है, और उनके बारे में ऐसी कोई स्टोरी सुनकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पर गाइस हमारी आज की वीडियो यही तक की थी, और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे फाइनल अपडेट की। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?